ओके, कल हमने जहाँ छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सब बच्चे अपने जो है म्यूट पे कर लीजिए ऑडियो, और वीडियो भी ऑफ कर लीजिए ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आए और आपको आराम से मेरी भी आवाज़ क्लियर आती रहे। स्क्रीन सबको विजिबल है? क्लियर सबकी दिख रही है? नहीं दिख रही तो आप पिन कर लीजिए। ओके, हाँ जी। मर्चेंडाइजिंग टेक प्लेस एट सेवरल लेवल इन फैशन इंडस्ट्री। देयर आर 3 लेवल ऑफ मर्चेंडाइजिंग। जो व्यापार होता है, जो फैशन इंडस्ट्री की अगर हम सिर्फ बात करें तो व्यापार तो हम कई सारी चीज़ों का करते हैं। खरीदना बेचना, ये तो कई सारी चीज़ों का होता है, बट फैशन इंडस्ट्री में 3 लेवल होते हैं। पहला होता है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग, दूसरा होता है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग, और तीसरा होता है एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग। तो पहला रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग, या हिंदी वालों के लिए खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियाँ जो है उसमें क्या आता है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट फंक्शन विद इन द फैशन इंडस्ट्री. It is the business that moves the fashion world from designer's showroom to retail sales floor and into the hands of consumer. It is achieved by internal planning that take place without a retail organization. It ensures that adequate amount of merchandise are on hand and sold at prices that the consumers are willing to pay to ensure profitable operation. फैशन उद्योग के भीतर यह एक विशिष्ट प्रबंधन प्रकार्य है। यह वह व्यवसाय है जो फैशन की दुनिया को डिजाइनर के प्रदर्शन कक्ष, एक सेकेंड, बच्चे बीच में आते हो ना, सारा फ्लो खराब हो जाता है। डिजाइनर के प्रदर्शन कक्ष से खुदरा दुकानों तक और फिर ग्राहकों के हाथों में पहुंचाता है। यह खुदरा संगठन के आंतरिक नियोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार में विक्रय के लिए उन मूल्यों पर माल का पर्याप्त प्रावधान रहे जिस मूल्य पर ग्राहक इच्छा पूर्वक लेने को तैयार है, ताकि लाभप्रद प्रचारण सुनिश्चित रहे। इसका मतलब है कि जब जो इसमें फैशन इंडस्ट्री में जो आपका है, इसमें जो हमारा बिजनेस है वो मूव जो करता है वो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग के थ्रू बेसिकली करता है। इससे क्या होगा कि इसमें क्या है, इट इज़ अ बिजनेस दैट मूव्स द फैशन वर्ल्ड फ्रॉम डिज़ाइनर शोरूम टू रिटेल सेल्स फ्लोर एंड इनटू द हैंड्स ऑफ कस्टमर। तो जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनसे लेकर जो लोगों तक पहुंचाने का काम जो होता है वो इस लेवल पर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है प्राइस को लेकर और जितना कि जो भी आपके क्वालिटी को लेकर जो होता है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस लेवल पर की जा सकती है। इट इज़ अचीव्ड बाय इंटरनल प्लानिंग दैट टेक्स प्लेस विद इन द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इंश्योर्स दैट अब जैसे डिज़ाइनर है वो अपने पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट बेचेगा, बट इसमें आपको अलग अलग टाइप के ब्रांड्स वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं। It ensures that the adequate amount of merchandise are on hand and sold at prices that the consumers are willing to pay to ensure profitable operation. तो ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो टारगेट ऑडियंस है वो जितना पे कर सकते हैं उस प्राइस में जो है वो प्रॉफिट भी हो सके और वो प्राइस में वो लोग खरीद भी लें और कोई किसी तरीके का लॉस भी ना हो, ना तो प्रोडक्ट का ना तो क्वालिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले लेवल पे ये होता है। नेक्स्ट आता है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग। इसको हिंदी में बोलेंगे क्रय एजेंसी, व्यापार में सामान। प्रोवाइड सर्विसेज फॉर गुड्स बाइंग कंसल्टेंसी। बाइंग एजेंसी एक्ट एज प्रोक्योरमेंट ऑफिस फॉर द बायर्स। Selling through buying agency is profitable for exporter as it helps in significant cost and time saving. The responsibility of buying agent is to identify vendors, negotiate cost, check in process quality and perform pre-shipment quality inspection. They keep a regular control over quality during production process. तो जब हमें कहीं पे भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो ये मीडियम हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो है आप एक बाइंग एजेंसी एक होगी, उससे आप जो है वहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे
और फिर आप उसके साथ आप बार्गेन कर सकते हैं। आप आगे अपने खरीदार, अपने जिनको आपने बेचना है वो उनको बेच सकते हैं, और इसमें प्रोसेस क्वालिटी वगैरह हो सकती है, नेगोशिएट हो सकती है। इसका जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे चाइना से मटेरियल आता है जो कि लो कॉस्ट होता है, तो वो डायरेक्टली बाइंग एजेंसी के थ्रू खरीदा जाता है, और वो जो आपको मिलेगा इंडिया में लो कॉस्ट प्राइजेस पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आपको बल्क में कोई भी चीज़ आपको एक्सपोर्ट करनी है तो, और विद प्रॉफिट आपको एक्सपोर्ट करनी है, तो इसमें बाइंग एजेंसी के थ्रू ये एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपने लेवल पे इंस्पेक्शंस भी करते हैं, और इसके थ्रू जो है क्वालिटी मेंटेन रहती है प्रोडक्ट की। तो हिंदी में रीड कर लेते हैं। क्रय एजेंसी यह एजेंसी वस्तुओं के क्रय के लिए परामर्श देती है। तो वो एजेंट के थ्रू, जब भी हम कोई भी चीज़, आप कोई भी काम किसी एजेंट के थ्रू कराते हो तो आपको उसमें ईजी हो जाता है इसमें, और इसमें आपको कोई भी सर्विस है या आराम से आपको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, और आपका एक कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाता है। तो इससे आपको इस चीज़ का बेनिफिट रहता है। ठीक है, अब ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली जो है डिज़ाइनर के साथ कांटेक्ट ना करके आप किससे खरीद रहे हो, आप एजेंट्स के मीडियम से खरीद रहे हो प्रोडक्ट को। ठीक है, थर्ड होता है एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग। टू अंडरस्टैंड दिस इट इज़ हिंदी वाला रह गया। यह एजेंसी वस्तु क्रय के लिए परामर्श देती है। यह एजेंसी ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के कार्यालय का काम करती हैं। क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीदना निर्यातकों के लिए लाभप्रद रहता है, क्योंकि यह लागत और समय की पर्याप्त बचत करती है। क्रय एजेंटों का उत्तरदायित्व विक्रेताओं की पहचान करना, मूल्य का मोलभाव करना, बनते समय गुणवत्ता की जांच करना और लदान पूर्व गुणवत्ता की जांच करना है। वे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता पर नियमित नियंत्रण रखते हैं। तो जैसे कि आपको पर्सनल लेवल पे अगर आपको पूरे इसके लिए एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, आपको कई चीज़ क्वालिटी के लिए आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो स्टेप जो है इसके एजेंट्स के थ्रू करने से वो जो स्टेप होता है वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और एक आपकी मार्केट में रैपो भी मेंटेन रहते हैं, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल का काम वो अपने थ्रू करा लेते हैं। एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग। To understand this, it is best to understand the role of merchandiser in an export house. There are two types of merchandiser in export house: the buyer merchandiser and the production merchandiser. The buyer merchandiser act as the link. The buyer merchandiser act as a link between the buyer and manufacturer. They have the responsibility of ensuring that the product is developed as per the requirement of the buyer. So they have the responsibility of sourcing, sampling and communication with the buyer. The production merchandiser, on the other hand, are the link between production and buyer merchants. They have the responsibility to ensuring that the production goes according to the schedule and requirement of the buyer. तो अब आ जाते हैं निर्यात उद्यम के व्यापारिक गतिविधियाँ। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि पहले निर्यात उद्यम में व्यापारी की भूमिका को समझा जाए। तो दो तरीके के व्यापारी होते हैं, दो तरीके के जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं, तो उनके अपने अपने रोल्स होते हैं, वो अभी समझाए जा रहे हैं। निर्यात उद्यमों में दो प्रकार के व्यापारी होते हैं: क्रय एजेंट और उत्पादक व्यापारी। क्रय एजेंट मतलब कि जो कि खरीद रहे हैं, बायर मर्चेंडाइजर। ठीक है, द बायर मर्चेंडाइजर एंड द प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर जो कि जो सामान बनता है उस समय उससे डील करते हैं, और बायर मर्चेंडाइजर वो होते हैं जो कि खरीदने वाले, जो सामान को खरीदते हैं, वो वाले मर्चेंडाइजर होते हैं, वो वाले व्यापारी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रय एजेंट और उत्पादक व्यापारी। ठीक है, तो क्रय एजेंट होते हैं और उत्पादक व्यापारी होते हैं जो उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और जो सामान को बेचने का काम करते हैं, खरीदने का काम करते हैं।
क्रय एजेंट खरीदारों और उत्पादकों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। तो क्रय एजेंट जो होते हैं खरीदार, यानी कि जो कि परचेजर है, जो कि खरीद रहा है, वो उसके बीच में, और जो बना रहा है उसके बीच में मिडल मैन का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक इंसान जो है वो क्या है, वो बना रहा है कंपनी, और जो दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। तो उनके बीच में मीडियोकर का काम करते हैं, उनके बीच का काम, तो उनके बीच में डील करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं क्रय एजेंट, जो कि, और ये एजेंट होते ही मिडल मैन है, तो इसीलिए इनको इनको एजेंट बोला जाएगा, सेलिंग बाइंग एजेंट। ठीक है, अरे ठीक है, तो बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना होता है कि उत्पादक का विकास खरीदार और आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है, यानी कि डिमांड जो चाहिए थी बायर को, जो खरीदने वाले को, कि जो डिमांड थी प्रोडक्ट को लेकर, मतलब कि उन्हें कोई पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी का काम चाहिए था, उन्हें कोई पर्टिकुलर प्रिंट बनवाना था, कोई पर्टिकुलर फैब्रिक चाहिए था, वो सारे डिमांड जो है, वो उसकी जो डिमांड्स हैं वो आगे जाके वो उत्पादक को देता है, और वो फिर उस हिसाब से उत्पाद बनता है। तो ये चीज़ को चेक करने का काम होता है क्रय विक्रेता के एजेंट का, कि ये सारी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, जो डिमांड थी खरीदार की। इस प्रकार उसकी जिम्मेदारी स्रोत ढूंढना, नमूना लेना, खरीदार से बातचीत करने की होती है। तो वो ये सब चीज़ें हर लेवल पर प्रोडक्शन के चेक करता है। दूसरी ओर उत्पादक व्यापारी उत्पादन और खरीदार व्यापारी के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। दूसरी ओर उत्पादक व्यापारी उत्पादन और खरीदार व्यापारी के बीच का वो जो दोनों के बीच है, जो उसके बीच मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है उसके बीच में, और जो ये क्रय जो व्यापारी था वो, उनके बीच में मीडियोकर का काम कौन करता है, उत्पादक व्यापारी। ठीक है, तो एक और बीच में, एक यहाँ पे लेवल था इसका, और इसके लेवल में आपका आ रहा था खरीदार व्यापारी। अब एक और बीच में एक और लेवल आ गया आपका उत्पादक व्यापारी, जो कि उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक और बीच में 4 लेवल इसमें आ गए। ये प्रोडक्शन का काम हो गया, ये जो है वो इंसान जो खरीदना चाहता है वो हो गया, उसके बीच में आ गया खरीदार व्यापारी, और अब उसके बीच में एक और व्यक्ति आ गया जो कि है उत्पादन व्यापारी। ठीक है, इसके बाद आता है कि बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी उत्पादन को समयबद्धता और खरीदार की आवश्यकताओं के अनुसार कराने की होती है। तो जिम्मेदारी उसकी यही होती है, बट वो बीच में टाइम लिमिट जो होती है उसको सही करने की का काम करता है, कि टाइम से जो है वो काम प्रोडक्शन सही टाइम पे हो रहा है या नहीं। फैशन व्यापारियों के अन्य संकल्पनाएं, इंग्लिश वाला पहले कर लेते हैं। Other concept and requirements in fashion merchandising that one need to understand are टारगेट मीडियम, टारगेट मार्केट। एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है टारगेट मार्केट। इट इज़ डिफाइंड एज कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर वन इज टारगेटिंग एट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। यानी टारगेट मार्केट मैंने आपको कल भी बताया था कि सब प्रोडक्ट हर जगह हमारे लिए बेचना इम्पॉसिबल है। तो हमारे जो हम किस कंज्यूमर को ले रहे हैं, कौन कैटेगरी क्या है उस कंज्यूमर की, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, उस हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को आगे जाके उनके आगे प्रमोट करना होता है। तो वो हम टारगेट मार्केट को उसे हम कहते हैं कि जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कैसी चीज़ें कैसे फैशन प्रोडक्ट्स की डिमांड वहाँ पे है, और वो हमारी फिर उस हिसाब से हमारी टारगेट मार्केट होती है। यानी मैंने जैसे बताया आपको सूट वगैरह बेचने हैं तो आप किसी एडल्ट को बेचेंगे, आपको फ्रॉक वगैरह का प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप छोटे बच्चों के ड्रेसेस कर रहे हैं तो आप छोटे बच्चों की ऐसी जगह पे रीच करेंगे कि आप वहाँ पे वो चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, वहाँ पे आप फिर उसको अप्रोच करेंगे। अब तो बच्चों के अलग स्टोर्स होते हैं, बड़ों के अलग स्टोर होते हैं,
क्यों होता है? ताकि आपको पता है कि आपने बच्चे का सामान लेना, आप बाकी दूसरे स्टोर में जाकर टाइम वेस्ट ना करें और आप भी सीधा डायरेक्टली उसी स्टोर में जाएं और वहाँ आपको आसानी से बच्चे वहाँ कपड़े मिल जाएं। इट इज़ ऑल्सो टू इंश्योर द हाईएस्ट रिटर्न फॉर मार्केटिंग सेल्स एंड सेल्स एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होगा कि जो है हमारी एक्सपेंडिचर जो है लोग सही जगह पे खर्च करेंगे और हमारी एक मार्केट उसके लिए क्रिएट होगी। दिस कैन बी डन थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन वही मैंने कहा, मार्केट को आपने डिवाइड कर दिया, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इससे लोगों को भी आसानी हो जाती है अपने कोई भी सामान को खरीदने में। मार्केट सेगमेंटेशन इज अ स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स dividing a larger market into subsets of consumer who have common needs and application for goods and service offered in the market। अब ये तो आपने यही हमने अपनी कहा, आपने मार्केट को डिवाइड कर दिया। जैसे आपने बच्चों के लिए अलग सेक्शन, जेंटलमैन के लिए अलग सेक्शन, फीमेल के लिए अलग सेक्शन, उसमें भी आपको विंटर सेक्शन अलग मिलेगा, एथनिक सेक्शन अलग मिलेगा, आपको वेस्टर्न सेक्शन अलग मिल। तो आपने मार्केट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि लोग आसानी से जहाँ पे भी उन्हें जो भी सर्विस जो भी उनको चाहिए वो आराम से उस जगह को पे जाकर ढूंढ सके। तो कियोस्क जो है वो कम हो जाता है आप सेगमेंटेशन करने से। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया ज़रूरत के अनुसार। फैशन व्यापार में अन्य संकल्पनाएं और आवश्यकताओं जिनको समझने की ज़रूरत है वो निम्नलिखित हैं। लक्षित बाजार, इसे उपभोक्ताओं की उस श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है। यह आवश्यक है कि लक्षित बाजार को समझा जाए क्योंकि यह विक्रय विभाग को उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित करने में सहयोग देगा। वही बात है, आपने एक टारगेट बना लिया, आपकी ये टारगेट ऑडियंस है, आपका ये प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ उन्हीं को अप्रोच करना है। आपको टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपके पोटेंशियल बायर्स नहीं है। ठीक है, फिर क्योंकि यह विक्रय विभाग उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित करने में सहयोग देगा जिनके द्वारा सामान खरीदने की संभावनाएं अधिक होंगी। तो आपको पोटेंशियल बायर्स अपने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन के ज़्यादा खरीदने के जिनके चांसेस हैं, और आप उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही विपणन विक्रय पर हुए व्यय का अधिकतम लाभ मिलेगा। और इसीलिए आपका जो है मैंने बताया, एनर्जी कम वेस्ट करेंगे, मनी कम वेस्ट करेंगे जो कि नहीं खरीद रहे, तो ऑब्वियसली आपका जो है लाभ, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यह बाजार विभाजन द्वारा किया जाता है। बाजार विभाजन ऐसी नीति है जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे समूह में बांटती है जिनकी आवश्यकताएं और सामान की उपयोगिताएं तथा बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वसामान्य होती है। मतलब कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जब अभी मैंने बताया कि किसी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको अगर बच्चों के कपड़े चाहिए तो सबके कॉमन बच्चों के कपड़े वाले मिलेंगे। मेन सेक्शन है, उसमें भी आपको विंटर का अलग मिलेगा, समर का अलग मिलेगा, फैशनेबल डिज़ाइनर कपड़े आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, सॉक्स लेनी है उसका अलग सेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करने से, सेगमेंटेशन करने से आपको आसानी हो जाती है टारगेट ऑडियंस को पहचानने में। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्केट कैन बी सेगमेंटेड इन वेरियस वेज: डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो आप इस तरीके, ये 4 तरीके जिससे आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक मतलब आप उसको जगह के आराम के अनुसार, पॉपुलेशन कैसी है, एज कैसी है, सेक्स कौन सा है, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, एजुकेशन कितनी है, इनकम कितना है। तो ये जो हमारा सोशो डेमोग्राफिक तरीका होता है कि हम मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिटीज़, कौन से जगह आप कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन से रीजन में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपका वहाँ पे जैसे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, क्या वहाँ पे साड़ी पहने जाती है, सूट पहने जाते हैं, ड्रेसेस पहनी जाती है। तो उस हिसाब से हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं। क्लाइमेट ऑफ वेरियस प्लेसेस, और जो कपड़ों का जो ड्रेसिंग जो होती है या फैशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट से इंस्पायर्ड होता है। अब जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे पतले फैब्रिक पसंद किए जाते हैं। जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं या जो आपके वेस्टर्न एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर
विंटर वाले मतलब वुलन चीज़ें, इन सब चीज़ों का, कोट्स, ब्लेजर्स, इन सब चीज़ों का फैशन ज़्यादा होता है। तो इसी हिसाब से जोग्राफिकली जो है हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। ठीक है। Climate plays may climate of various places may vary and plays important role as choice of merchandise, especially as selection of clothes is climate dependent. Psychographic segmentation is on the basis of lifestyle like social activities, interest, leisure pursuit, needs and wants. People having similar lifestyle may make up target market group. तो साइकोग्राफिक में आपका आता है आप कैसे जीवन शैली जीते हैं, किस तरीके के काम करते हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं। जैसे कि किसी को मान लीजिए स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो ऐसे कपड़े लेता है कि जिसको जो कि ज़्यादा स्पोर्टी होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम अपने डिज़ाइनर कपड़ों पर वेस्ट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से या कोई जो है बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाता है तो वो ज़्यादा अपना जो स्पेंड है वो किस पे करेगा, फैशनेबल कपड़ों के ऊपर ज़्यादा पैसे स्पेंड करेगा। तो इस तरीके से जो है लोगों की ज़रूरत के अनुसार जो है हम उनकी जीवन शैली के अनुसार हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। Behavioral segmentation is on the basis of opinion on specific product or service. Many times rating of usage of product and services done. This helps in improving the service products and make it different from other. तो इसके अलावा लोगों का कैसा रवैया है, कई तरीके के लोग कई तरीके कपड़े नहीं पसंद करते, तो उस तरीके को फिर उन लोगों पर वो चीज़ को प्रमोट करना, उन लोगों को उस चीज़ के लिए वो करना, एजुकेट कर मतलब उस चीज़ को उनके आगे उस पर उसके बारे में बढ़ावा देना, उनके उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, फिर टाइम वेस्टेज और मनी वेस्टेज हो जाती है। तो इसलिए जो है इस तरीके से बिहेवियरल सेगमेंटेशन की जाती है। 1 सेकेंड। ठीक है। तो बाजार को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जनांकीय विभाजीकरण यानी कि यह समूहन मुख्य रूप से जनसंख्या, आयु, जेंडर, व्यवसाय, शिक्षा और आय के आधार पर किया जाता है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया सेक्शन होता है, मेल फीमेल के अलग होते हैं, एज वाइज होते हैं। बच्चों के कपड़े एज के अकॉर्डिंग आते हैं, बड़ों के कपड़े स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऐसे साइज के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है। तो लोग एजुकेशन के बेसिस पे जो अकॉर्डिंग लोगों को जिनको ज़्यादा नॉलेज होगी फैब्रिक की तो उनके लिए अच्छी क्वालिटी का मटेरियल रखना पड़ता है, जिन्हें नहीं है तो उनके लिए थोड़ा मीडियम क्वालिटी का भी चल जाता है। ठीक है। इनकम का लोग जितना स्पेंड कर सकते हैं फैशन प्रोडक्ट्स के ऊपर उस हिसाब से वो रेंज रखनी होती है। जो एक्सपेंसिव होंगे वो नहीं ले पाएंगे जिनकी इनकम कम होगी। तो भौगोलिक विभाजीकरण मुख्य रूप से नगर, राज्य और क्षेत्रों के आधार पर समूहन है। विभिन्न स्थानों की जलवायु परिवर्तनशील हो सकती है और यह व्यापार के विकल्पों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से कपड़ों के चयन जलवायु पर निर्भर करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो फ्रॉक हो गई, ड्रेसेस हो गई, वन पीस हो गया, शॉर्ट्स हो गए, ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है लोगों को। और जो ज़्यादा ब्लेजर्स, जो आपका फर वाले कपड़े जो होते हैं, वो सब चीज़ें ऐसी जगह होती है जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। मेरी बेटा अटेंडेंस लगा दो 12 जी रब्बो। बेटा क्लास ले लूँ पहले, अटेंडेंस के लिए आए हो तो बेटा फिर आप मार्क करके चले जाओ। नो मैं ले रही हूँ, मैं देर से टाइम पता नहीं था ना। तो बेटा बीच क्लास में प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो, या तो टाइम पे आया करो। ठीक है मैम। ठीक है मैम। मनोवृत्ति परक विभाजीकरण यानी कि लोगों की कैसे लोगों की एक्टिविटियाँ, कैसी गतिविधियाँ करते हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, उसके आधार पर अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, कुछ लोगों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है वो ऐसे एक्सेसरीज पे स्पेंड ज़्यादा करते हैं, किसी का फैशन में इंटरेस्ट होता है वो उस पर ज़्यादा करते हैं, कोई ज़्यादा पार्टीज जाता है, कोई सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा जाता है, तो उस हिसाब से उस हिसाब से उनकी जो है डिमांड होती है। तो हमें मार्केट भी उस हिसाब से डिवाइड करनी पड़ती है। व्यवहारगत विभाजीकरण विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं पर राय पर आधारित समूहन है। कई बार उत्पादों और सेवाओं के उपयोग जैसे राय अपना पर्सनल में नीड में ये आ जाता है कि मान लीजिए कि किसी को किसी पर्टिकुलर टाइप के फैब्रिक को लेकर उसकी राय है कि मुझे नहीं पहनना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। जैसे कि कई लोग सिंथेटिक कपड़े नहीं पसंद करते, तो फिर वो लोग उन लोगों को पे सिंथेटिक के ऊपर उनको देने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा।
ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं और बट सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते पड़ जाते हैं हमें। तो बट फिर ऐसे लोगों के लिए उनको प्योर फैब्रिक, खादी का कपड़ा, जैसे कुछ लोग हैंडमेड मटेरियल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से जो है बिहेवियरल जो है वो एस्पेक्ट मार्केट को सेगमेंट करने में मदद करता है। As a merchandiser, one need to interpret consumer demand also. There's a need to understand what consumers buying motivation are. तो लोगों को की साइकोलॉजी को समझना, लोग क्या पसंद करते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और किस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया जा सके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये चीज़ समझना एज अ फैशन मर्चेंडाइजर बहुत ज़रूरी होता है। तो व्यापारी के रूप में उपभोक्ता की मांग की भी व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, ये समझने की आवश्यकता होती है कि उपभोक्ता की खरीदारी को लेकर प्रोत्साहन क्या होते हैं। तो किस तरीके से उसको आगे प्रमोट किया जाए कि वो हमारा प्रोडक्ट हम बेच दें उसको किसी ना किसी तरीके से। तो ये साइकोलॉजी के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। मर्चेंडाइजिंग राइट, तो मर्चेंडाइजिंग के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ उनके राइट्स होते हैं। तो वो है राइट मर्चेंडाइज एट राइट प्लेस, एट राइट टाइम, एट राइट क्वांटिटी, एट राइट प्राइस, विद राइट प्रमोशन। तो ये कुछ इसके राइट्स हैं, यानी कि रिटेलर मस्ट फिल देयर शेल्व्स विद द मर्चेंडाइज दैट द कंज्यूमर वांट्स। तो उसको हमेशा वो चीज़ें रखनी चाहिए जो कि उपभोक्ताओं को चाहिए, अपने शेल्फ पे वो सामान रखें जिसकी रिक्वायरमेंट उस समय पर है। एट राइट प्लेसेस, द लोकेशन ऑफ द मर्चेंडाइज इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस सिंस इट डिसाइड्स एक्सेसिबिलिटी। तो जगह पे आप किस जगह पर रख रहे हैं जहाँ पे वो लोग एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल, आप किसी वो उसमें जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट को चाहिए और वो ऐसी जगह रखा गया है जहाँ पे आपकी ना नज़र जाए, ना आपके पहुँच में वो चीज़ हो, तो वो रखने का भी उस समय पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ लोगों की नज़र जाए और जहाँ लोग आराम से उसको देख सकें। At right time, much merchandise is seasonal in nature and must be on hand when it is most needed. तो जब इसकी ज़रूरत हो, जब वो ट्रेंड में हो, जैसे कि विंटर के कपड़े आप विंटर के टाइम पे रखेंगे, समर के कपड़े आप समर के टाइम पे रखेंगे। अगर आप कोई विंटर क्लोथ ढूंढने जा रहे हो और वहाँ पे आप नहीं, आपकी स्टोर में नहीं पड़ा, तो वो फिर वो इंसान नहीं खरीदेगा। इन राइट क्वांटिटी, सही अमाउंट में रखना ताकि जो है कोई चीज़ ज़्यादा आपको ना तो लॉस हो और आपका जो है सही टाइम में समय पर वो सारा स्टॉक आपका निकल भी जाए। तो सही क्वांटिटी में रखना भी ज़रूरी होता है। एट राइट प्राइस, और ऐसे प्राइस में रखें कि जो जहाँ पे आपने स्टोर बनाया है, जहाँ आपकी वो आपके वो जो है कंज्यूमर आएगा लेने के लिए, वो उस चीज़ को खरीद पाए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी जगह पे अपना स्टोर बना रहे हैं जहाँ लोग जो है वो उतने प्राइस में नहीं खरीद पाए जो कि आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। विद राइट प्रमोशन, राइट बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड अपील क्रिएटेड फॉर द कस्टमर्स इंश्योर सक्सेसफुल प्रमोशन। और प्रमोशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके जो व्यापार है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो व्यापार के लिए कुछ सही बातें हैं। सही व्यापार, फुटकर व्यापारी, सॉरी, राइट्स वो अधिकार वाला राइट नहीं है, ये है कि क्या सही तरीके से आप कैसे व्यापार कर सकते हैं, सही तरीके से आप कैसे मर्चेंडाइजिंग कर सकते हैं। सही व्यापार करना, फुटकर व्यापारी को अपने शेल्फों पर शेल्फ पे उस सामान से भरी रखनी चाहिए जिसकी ग्राहकों को ज़रूरत रहती है। तो सामान जो है सही होना चाहिए, सही स्थान पर होना चाहिए ताकि वो जहाँ उनकी पहुँच हो सके, सही समय पर होना चाहिए। जैसे सीज़न वाइज अगर हम एग्जांपल लें तो सही सीज़न के कपड़े सही समय पर सही सीज़न में रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सही मात्रा में, ताकि आपका लॉस ना हो, का सामान का एक्स्ट्रा बल्क में आप रखें और वो वेस्ट हो जाए, ये नहीं रखना चाहिए। सही मूल्य पर, ताकि जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीद पाएँ और आपका सामान जो है जल्दी से आपका स्टॉक से निकल सके। सही संवर्धन यानी सही प्रमोशन आप करें, नहीं तो लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है। फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर includes a clear understanding of the authority and responsibility of each job to be done. Organizational system differ with the difference in type of merchandise, size of retail firm and target customer. तो इसके कुछ लेवल होते हैं। इसमें आता है फैशन रिटेल बिजनेस में स्मॉल सिंगल वन यूनिट, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर।
तो अगर आप फैशन रिटेल बिजनेस होते हैं 3 लेवल पे होते हैं। पहला होता है स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर, जो कि एक छोटा सा सिंगल यूनिट स्टोर होगा, जैसे कि आपके आसपास के घरों में कोई दुकान है, एक ही दुकान है, उसका नाम फेमस है, ठीक है, तो आप उस पर जाके अपना सामान खरीद सकते हैं। फिर आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर थोड़े से बड़े होते हैं, लार्ज स्केल पे होते हैं। आप और उसमें आप जाकर जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या आएगा, कोई बड़ा आपके एरिया में ही कोई बड़ा डिपार्टमेंट, कोई बड़ा मतलब एरिया ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो प्रोडक्ट्स रखते हैं, बट वो भी सिंगल ब्रांड के अंडर बेचे जाते हैं। तो पहला वाला स्मॉल हो गया, लोकल हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा उससे लार्ज लेवल पर हो गया, बट प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी अच्छी है और प्रीमियम है, और जो है अमाउंट जो है क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, वैरायटी ज़्यादा मिलती है। फिर आ जाते हैं चेन स्टोर। चेन स्टोर मतलब कि एक ही ब्रांड की आपको अलग अलग एक ही नाम से आपको बहुत सारी जगह पे स्टोर्स मिले, तो चेन स्टोर हो जाते हैं। चेन हो गई, जैसे कि बीबा के स्टोर्स हो गए, जैसे आपके हो गए लाइफस्टाइल के हो गए। तो ये ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे जो आपको हर मॉल में, हर जगह पे आपको मेन मेन मार्केट्स में ये आराम से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो चेन स्टोर जो आपको कई तरीके के मार्केट्स में मिलेंगे देखने को। डिपार्टमेंट स्टोर जो होगा ये आपको अपने एरिया में ही अपने बहुत फेमस होगा, बट वो जो है वहाँ पे आपको अच्छी वैरायटी भी मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी भी मिलेगी, और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर यानी कि जो छोटे से, जो आपके एरिया में छोटी दुकानें होती हैं, सिंगल दुकानें हैं, उसकी कोई ब्रांच नहीं, कोई चेन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अ स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर इज अ नेबरहुड स्टोर, दीज आर ओनर्स एंड फैमिली ऑपरेटेड सिंगल स्टोर्स, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट्स और कंसिस्ट ऑफ सेपरेट सेक्शन नोन एज डिपार्टमेंट सच एज क्लोथिंग, स्पोर्ट गुड्स, automotive supplies, health and beauty products and electronic equipment. Some department store may also sell food product. कुछ department store ये food products में. Chain store are retail outlet that share a brand and central management and usually have standardized business methods and practices. तो ये standard होते हैं, आपको वही आप वो बोलेंगे आप इधर से सामान खरीद लीजिए, और हमारी दूसरी ब्रांच में अगर आपको नहीं, आपको एक्सचेंज कराना है तो उनकी दूसरी ब्रांच में जाके आप एक्सचेंज करा सकते हैं। फैशन के खुदरा संगठन संगठनात्मक ढांचे में प्राधिकारियों की स्पष्ट समझ और पूरे किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायित्व शामिल है। संगठन प्रणाली विभिन्न प्रकार के व्यापार सामग्री फुटकर फर्म के आकार और लक्षित ग्राहक के अनुसार भिन्न होती है। जैसे कि पहला है छोटा एकल इकाई स्टोर, पड़ोस की दुकान की तरह होता है, यह मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे आपके घर के पास किराने की दुकान होगी, और आप जो बड़े से पूरन स्टोर, जैसे द्वारका में, उत्तम नगर में, और भी कई जगह इनकी ब्रांचेज है पूरन की, तो वो थोड़े आपकी जो आपकी स्टोर श्रृंखला में आ जाते हैं, ठीक है। चेन स्टोर होगी, उन्होंने अपनी चेन डेवलप कर ली। और जो आपके लोकल आपके एरिया में आप तरह आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत बड़ा स्टोर होगा, वहाँ पे आपको हर चीज़ वैरायटी मिलेगी, ठीक है। तो वो आपका विभागीय स्टोर हो जाएगा। विभागीय स्टोर में पृथक भाग होता है जो विभागों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि कपड़े, खेल का सामान, यांत्रिक सप्लाई, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कुछ विभागीय स्टोर खाद्य पदार्थ भी बेचते हैं। स्टोर श्रृंखला ऐसी फुटकर दुकानें होती है जिनका एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन होता है, और सामान्यतः इनकी मानकीकृत व्यवसाय विधियाँ और पद्धतियाँ होती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेजर डिवीजन। इसमें क्या क्या से विभाजन होता है। मर्चेंडाइजिंग डिवीजन, बाइंग अब इसमें जो मर्चेंडाइजिंग अलग अलग लेवल्स में होता है, वो लेवल इसमें बताए गए हैं। पहला होता है मर्चेंडाइजिंग डिवीजन, इसमें क्या क्या काम आते हैं। बाइंग यानी खरीदना, मर्चेंडाइज प्लानिंग पूरे व्यापार की प्लानिंग करना, उसमें कुछ बदलाव करने हैं वो कंट्रोल करना, और मतलब जो आपने प्लान किया उसे फॉलो करना, उसको बेचना, और आपस में फैशन में कोऑर्डिनेशन करना, कुछ आपने सजेशन दिए, ये सब हुआ। सेकेंड जो डिवीजन होती है, ये सब मर्चेंडाइजिंग डिवीजन के अंडर आता है, यानी कि सामान को खरीदना, उसको प्लान करना, उसको फॉलो करना, उसको बेचना, और फैशन को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। सेल्स एंड प्रमोशन डिवीजन, सेल्स और प्रमोशन डिवीजन में आता है एडवर्टीजमेंट, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, स्पेशल इवेंट्स, पब्लिक रिलेशंस। तो जैसे फैशन शोज वगैरह कंडक्ट कराना, टीवी में ऐड देना, मैगजीन्स में ऐड देना, या कुछ ऐसे इवेंट्स कराना जो कि जहाँ पे लोगों को, जैसे कि किसी को कोई ऑक्शन करा देना, वहाँ पे आप सब अपने कपड़ों की प्रमोशन कर रहे हैं आप, ठीक है।
तो ऐसे इस तरीके से कुछ जो है आप इवेंट्स क्रिएट करें, पब्लिसिटी करें, ताकि आपकी ब्रांड के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। तो वो सेल्स एंड प्रमोशन डिवीजन वाले काम करते हैं। तो मेजर हार्डकोर काम कौन कर रहा है? मर्चेंडाइजिंग डिवीजन, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे सेल्स और प्रमोशन के बिना लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी। फिर आ जाती है फाइनेंस एंड कंट्रोल डिवीजन, जो पैसे से रिलेटेड सारे काम करते हैं, पैसे मैनेज करना, अकाउंट्स के जो लोग होते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेशनल डिवीजन, मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज, स्टोर्स एंड मर्चेंडाइज, प्रोटेक्शन, पर्सनल कस्टमर सर्विस, रिसीविंग एंड मार्केट ऑफ मर्चेंडाइज। तो आपको जहाँ वहाँ पे ऑपरेशनल डिवीजन में आते हैं, जैसे वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे, आपको हेल्प करते हैं, वहाँ उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं, आपको बोलते हैं ना कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो, वो लोग वो क्लियर करते हैं। तो लोगों के साथ वो क्या करते हैं? ऑपरेशन को, मतलब वो सब जो आप सामान है आपको उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर डिवीजन में फंक्शन सेपरेटली इफ द स्टोर्स ऑपरेशन आर वेरी लार्ज। अगर उनमें जो आपस में ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके बीच में आपस में जैसा सामंजस्य स्थापित करना या उनके आपस में कोऑर्डिनेशन करना, वो ये वाली जो ब्रांच होती है वो करते हैं। प्रमुख विभाग है व्यापारिक विभाग, जो कि मेन जो स्टोर का या जो आपका जो व्यवसाय का जो पूरा काम कर रहे हैं, चाहे वो खरीदना हो, बेचना हो, कंट्रोल प्लान करना हो, उसको लेके इम्प्लीमेंट करना, वो सब इसमें शामिल होता है। विक्रय और प्रबंधन विभाग, जो एड वगैरह मेंटेन करते हैं, सोशल इवेंट्स वगैरह कराते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो इसमें आते हैं। वित्त और नियंत्रण, जो कि फाइनेंस संभालते हैं, पैसों से रिलेटेड सारे काम करते हैं। प्रचालन विभाग, जो कि जो इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं कि जो आप सामान बेच रहे, जो आपने सामान डिस्प्ले पे लगाया, वो लोगों को आराम से मिल जाए। क्रमिक और शाखा स्टोर विभाग जो है, आपस जब बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, फॉर द रीजन दैट दिस करियर कंबाइंस स्टाइल्स विद बिजनेस सेंस, अ फ्लेयर ऑफ फैशन alone will not bring you success. Rather, there are three primary skills that a fashion designer or merchandiser and market must possess in order to succeed in this field. तो उसमें कुछ आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है अगर आपको इस फील्ड में काम करना है एज अ फैशन डिज़ाइनर या फैशन मर्चेंडाइजर। पहला होता है फोरकास्टिंग एबिलिटी। फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्शन करना कि कैसी मार्केट रहेगी, अच्छी रहेगी, क्या प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी, आपने जो दिमाग में सोचा वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो वो चीज़ का एक तरीके से पूर्वानुमान करना, फोरकास्ट करना, ठीक है, प्रिडिक्ट करना। द एबिलिटी टू फोरकास्ट फैशन ट्रेंड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस करियर। और कोई हमारे पास जादू तो है नहीं कि हम किसी चीज़ को फोरकास्ट करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च, ट्रेंड फॉलो करना, आपको स्टैटिस्टिशियंस की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से लोगों की क्या, और इसके लिए साइकोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है कि लोगों की क्या नीड्स होती हैं, लोग को कैसा, लोगों का मेंटालिटी चेंज हो जाती है प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो। द एबिलिटी ऑफ फोरकास्ट फैशन ट्रेंड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस करियर। दिस रिक्वायर्स अ थरो नॉलेज ऑफ पास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। पहला और आगे के बारे में, उससे रिलेटेड जो ट्रेंड है उसके बारे में, करंट फ्यूचर ट्रेंड्स यानी जो अभी चल रहा है उसके बारे में आपको पूरा अप टू डेट होना पड़ेगा, एज रिप्रेजेंटेड बाय समटाइम्स मिनट्स चेंजेस विद द फैशन इंडस्ट्री, विद इन द फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही जो है ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता है और कई कई मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि कब एकदम से कौन सी चीज़ आउटडेटेड हो जाए। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है और इसीलिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी पड़ती है। एंड एन अवेयरनेस ऑफ हाउ द मार्केट ऑफ एन आइटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इन दीज फैशन ट्रेंड्स। और आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। मोर ओवर दे मस्ट बी एबल टू कीप वेल अहेड ऑफ दीज फैशन ट्रेंड्स टू कैपिटलाइज ऑन देम इन टाइम। तो यानी आप पैसे लगाने से पहले आपको इसके बारे में पूरा ट्रेंड को, फैशन के क्या चीज़ आप बेचने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरे के पूरी रिसर्च करनी ज़रूरी है इससे पहले कि आप उसमें पैसे लगाएं।
एनालिटिकल एबिलिटी है। फैशन मर्चेंडाइजर एंड मार्केटर मस्ट बी एबल टू एनालाइज द डॉलर सेंस पार्ट ऑफ देयर जॉब। मतलब पैसे को लेकर एनालिसिस करना कि आपको कितने की ज़रूरत होगी, कितना आपको लगता है लोग खरीदेंगे और उसमें कितना आपको प्रॉफिट या लॉस या क्या हो सकता है, वो चीज़ को एनालाइज करना भी ज़रूरी होता है। दिस मीन्स दैट दे मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, द इकोनॉमी ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज। जैसे कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने फैशन प्रोडक्ट से खर्चना बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि लोगों को पता था उन्होंने घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है। तो उस टाइम पे बहुत लॉस हुआ फैशन इंडस्ट्री को, क्योंकि लोग क्या करते थे, लोग अपने नॉर्मल कपड़े घर के खरीद लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पजामाज लिए, शॉर्ट्स लिए और टी शर्ट्स लिए, और लोग आराम से घर पे बैठे थे। फैशन जो मार्केट है उसको बहुत उस टाइम पे ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत लॉस हुआ। तो ये चीज़ इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, क्या ट्रेंड है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एंड हाउ सर्टेन स्टाइल्स विल फिट इनटू अ कंज्यूमर्स बजट। और आपने देखना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनका बजट क्या है, और उस हिसाब से आप जो है प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल उस हिसाब से खरीदें, ताकि आपको फैक्टर कोई ज़्यादा लॉस ना हो। दे मस्ट जगल अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स टू इंश्योर दैट दे मस्ट मेक प्रॉफिट ऑफ देयर फॉर देयर एम्प्लॉयर्स। इसके अलावा उन्हें अपने जो है लोगों के लिए किसी तरीके से प्रॉफिट कमाना उनके दिमाग में होना चाहिए। सो एक मनी माइंडेड मनी को ध्यान में रखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। पूर्वानुमान योग्यता, फैशन की प्रवृत्तियों के संबंध में पूर्वानुमान की योग्यता इस जीविका का आवश्यक भाग है। यह विगत भावी प्रवृत्तियों वर्तमान प्रवृत्तियों का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और उस बात की जागरूकता रखता है कि किस प्रकार किसी उत्पाद का विपणन इस फैशन प्रवृत्ति को योगदान करता है। इसके अतिरिक्त समय रहते व्यापारी के से पूंजी कमाने के लिए इस फैशन प्रवृत्ति के बारे में काफ़ी आगे की सोच रखने की क्षमता भी उस इंसान में होनी चाहिए जो इस फील्ड में काम करना चाहता है। दूसरा है विश्लेषणात्मक योग्यता। मैंने जैसे बताया कि आपको हर चीज़ को पहले से ध्यान में रखना है कि एनालाइज करना है, अभी ये चीज़ हो रही है, ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे इस चीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए, अदरवाइज या मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। या एकदम से कोई चीज़ ट्रेंड होनी शुरू हुई, लोगों ने खरीदा, आपने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है ताकि आपको नुकसान ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अपने पैसे कमा कर देने हैं। फिर आ जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल इन दिस फील्ड। दे मस्ट बी एबल टू नेगोशिएट प्राइसेस विद मैन्युफैक्चरर एंड सेल देयर फैशन चॉइसेस टू द पब्लिक। To this end, they frequently write advertising copy, press release, and even personalized letter to consumer. All of this takes skilled communication skill. Communication skill चाहे वो written हो, आपका verbal हो, oral हो, जैसी भी हो, वो आपने क्या करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। चाहे आपको बार्गेन करनी पड़े, नेगोशिएशन करनी पड़े लोगों के साथ, या फिर आपको कोई भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट देनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी एप्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। संप्रेषण योग्यता यानी कि वही है कम्युनिकेशन, बातचीत करने का ढंग, चाहे वो लिखने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे भी जो सिर्फ आपके जो है साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू हो, एक्शन के थ्रू हो, तो आपका सारा जो बॉडी लैंग्वेज हो वो सब आपकी सही होनी चाहिए, ताकि जो है आप अपने सामान को बेच सकें, सही तरीके से सही दाम पर खरीद सकें और लोगों के साथ मोल भाव कर सकें। फैशन डिजाइनर्स टिपिकली नीड एन एसोसिएशन। मैम इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला पॉइंट? ये कम्युनिकेशन वाला अभी जो आपने पढ़ाया था। यस मैम, क्योंकि मैम आवाज नहीं आ रही थी। फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, कम्युनिकेशन, एक सेकेंड। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि बातचीत करने का ढंग। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगा के दें, तो आपको अंदर से पता भी होता है कि हाँ ये प्राइस जो है मुझे ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो आपने नेगोशिएट करना है उस इंसान के साथ कि आपको सही दाम पे लगाए, जो कि आप दे, जो कि उसका सही दाम बनता है, ताकि आपको नुकसान ना हो। कम्युनिकेशन स्किल में अलग अलग टाइप की होती है कम्युनिकेशन, जैसे कि रिटर्न जो होती है आपका, इसके अलावा ओरल बोलने का तरीका, इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। कई बार आप वो कोई अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, बट आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिखता आपकी बॉडी लैंग्वेज में, तो लोग उसका बेनिफिट उठा लेते हैं।
तो इस तरीके से आपको हर चीज़ को लेकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छी होनी ज़रूरी है अगर आपको इस फील्ड में काम करना है, क्योंकि आपको सामान खरीदना है लोगों से कम दाम में, बेचना है अपने मनचाहे दाम में, और आप चाहते हैं आपको नुकसान किसी तरीके का ना हो। इसी तरीके से रिटर्न में इसलिए आता है क्योंकि आपको एड्स कर देनी होती हैं, न्यूज़पेपर में देनी होती है, ठीक है, तो उसको कई बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देने होते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर नहीं आएंगी तो वो आपसे रिटर्न में मांगेंगे कि आपका स्टोर इतना है, आपका नया स्टोर खुला, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, तो आपको वो लिखने होंगे। तो इसीलिए आपके रिटर्न के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब आया समझ? यस मैम। ठीक है, फैशन डिजाइनर्स टिपिकली नीड एन, हाँ, अब हम डिग्री की बात करते हैं। ये तो कुछ हमने स्किल्स की बात की कि क्या क्या 3 स्किल्स होनी चाहिए एक इंसान में। दूसरी है कि फैशन डिज़ाइनर के को क्या डिग्री या क्या कि जो प्रोफेशनली की पढ़ाई की क्या होनी चाहिए उसके उसके पास, अगर वो इस फील्ड में काम करना चाहता है। तो फैशन डिज़ाइनर टिपिकली नीड एन एसोसिएट और बैचलर डिग्री इन फैशन डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, बैचलर डिग्री होती है, एसोसिएट डिग्री होती है। Some fashion designer also combine a fashion design degree with business marketing and fashion merchandising degree, especially those who want to run their own business। तो मैनेजमेंट MBA वगैरह भी इस फील्ड में कराई जाती हैं, तो ताकि जो लोग स्पेशली बेचने से रिलेटेड जो मर्चेंडाइज करना चाहते हैं, मर्चेंडाइजिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इसमें MBA कर सकते हैं वो। देर आर सेवरल डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स इन फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। इसके अलावा और भी तरीके के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। यू कैन अर्न अ सर्टिफिकेट। इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, एंड एन एसोसिएट और बैचलर डिग्री इन दिस फील्ड। योर चॉइस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट टेक इनटू कंसिडरेशन द यूनिक क्वालिटी ऑफ ईच डिग्री प्रोग्राम। Certificate or diploma degree program in fashion designing can usually be completed in 6 months to 1 year। जो सर्टिफिकेट या छोटा डिप्लोमा 1 साल का होगा, ये 6 महीने का कोर्स होता है। The program duration is so short because the coursework will focus on the actual job of fashion merchandising। A certificate or diploma program may suit you if you do not have the patience for long term schooling and if you want to be able to enter the fashion field more quickly। अगर आपके पास समय कम है, आपका टाइम कम है, आपके पेशेंस कम है, आप जल्दी से एंटर करना चाहते हैं, फटाफट ये 2 कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। फैशन मर्चेंडाइजिंग रिलेटेड डिग्रीज आर 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम। इसके अलावा इसमें मास्टर प्रोग्राम भी होता है। बैचलर्स के बाद मास्टर्स का प्रोग्राम होता है 2 साल का। तो पहले आप उसमें MSc करेंगे, BSc करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप मास्टर्स करेंगे। Bachelor's degree in fashion or merchandising are 4-year program that combine a substantial amount of liberal arts requirement with fashion and business course। 4 साल का बैचलर कोर्स होता है। इसमें आपको बिजनेस और फैशन के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। इफ़ यू हैव द पेशेंस फॉर लॉन्ग टर्म स्कूलिंग, द डिज़ायर फॉर ब्रॉड एजुकेशन एंड yearning for various promotional opportunities, a bachelor degree may be suitable for you। तो बैचलर्स लेना बहुत ही ईजी मतलब आपके लिए सूटेबल होगा अगर आप बहुत थरो नॉलेज लेना चाहते हैं और आपके पास पूरी पेशेंस और आपके पास पूरा टाइम है तो। ठीक है, एक फैशन व्यापार में प्रमाण पत्र डिप्लोमा कोर्स हो गया, यही मैं दोबारा कर लेती हूँ। जिनको जल्दी से करना है वो डिप्लोमा कोर्स या व्यापार में प्रमाण पत्र डिप्लोमा कर सकते हैं। जिनका उसके बाद स्नातक, पहले 3rd पॉइंट करेंगे। 3rd पॉइंट में 4 साल का कार्यक्रम होता है, बैचलर्स डिग्री होती है ये 4 साल की, जिसमें फैशन और इसके बारे में अच्छे मतलब आपको डिटेल में चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ये तब किया जाता है जब आपके पास समय हो और आपके पास पूरा धैर्य हो ये कोर्स करने का, और आपका इंटरेस्ट हो इसमें इस फील्ड में। और फिर आप जो है 2nd पॉइंट पे आएंगे, आप स्नातकोत्तर कोर्स यानी 2 साल का मास्टर कोर्स करेंगे, जो कि आपके स्नातक कोर्स के बाद होता है, जो 2 साल का होता है, और इससे आपको और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन दी जाती है। ठीक है मैम, मैं लेफ्ट हो जाऊँ? मैम हेलो, हाँ जी, लेफ्ट हो जाऊँ मैम, मुझे ट्यूशन जाना है। हाँ जी, अपने अटेंडेंस लगा के एग्जिट कर जाओ। ठीक है, तो आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। एक बार हम ये वाला इसके करियर एस्पेक्ट कर लेते हैं। बस करियर वही, आपका इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर और विजुअल मर्चेंडाइज डिज़ाइनर। ये आपके पास 4 स्कोप है ये बनने के बाद। विजुअल मर्चेंडाइज डिज़ाइनर वो होते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग विंडो डिस्प्ले, अरेंजिंग स्टोर मर्चेंडाइज, क्रिएटिंग प्रॉप्स, एसेंस,
ऑर्गेनाइजिंग क्लोथ प्लेसमेंट, स्टाइलिंग मैनिक्विन्स एंड स्पीयर हेडिंग मार्केट कैंपेन। तो जो कि ये वाले जो स्टोर के अंदर उसको डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, वो सब का काम जो है वो विजुअल मर्चेंडाइज डिज़ाइनर करते हैं। फैशन डिज़ाइनर जो कपड़ों से रिलेटेड कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं वो लोग फैशन डिज़ाइनर कहते हैं। सेट डिज़ाइनर, as the name implies, set designer primarily assigned to conceptualize designs needed for movies, टेलीविजन्स एंड थिएटर प्रोडक्शंस। तो वो भी जो है सेट डिज़ाइनर होते हैं, वो जो आपके मूवीज़ टीवी शोज़ इन सब के जो सेट होते हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप उसका भी वो भी बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। इंटीरियर डिज़ाइनर जो कि घर के इंटीरियर्स को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि घर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए घर का, वो सब चीज़ें जो है वो फैशन डिज़ाइनर करते हैं। दे प्राइमरी फंक्शन इंटीरियर कॉन्सेप्ट दैट विल इंक्रीज द ब्यूटी, सेफ्टी और आपका स्पेस जहाँ पे आप घर कर रहे हैं, आप अपना ऑफिस डिज़ाइन करवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स करा रहे हैं, तो ये सब स्टोर्स करा रहे हैं, तो वो सबको डिज़ाइन करते हैं। द बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने वाला है जो उसके घर के अंदर वाला पार्ट, बाहर आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग खड़ी करता है वो होता है। इंटीरियर डिज़ाइनर जो उसको घर बनाता है या उसको स्टोर बनाता है, जो उसको अलग रूप देता है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है। ठीक है, तो आप ये कोर्स करने के बाद ये चीज़ों में अपना जो है करियर बना सकते हैं। ठीक है, ओके, आपका ये चैप्टर हो गया है। कोई किसी को डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया? आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। मैम हाँ जी, बोलो। मैम ये आंतरिक डिजाइनर वाला बता देते। आंतरिक डिजाइनर वही, जैसे आपको पता है आर्किटेक्चर सुनते हो ना, आर्किटेक्चर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बिल्डिंग खड़ी करना कैसी स्ट्रांग होनी चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए बिल्डिंग का, वो आर्किटेक्चर्स करते हैं। पर सबके घर में अगर आप देखो उस बिल्डिंग के अंदर सबके घर एक जैसे थोड़ा ना दिखते हैं, सबके घर की सजावट अलग होती है, सबके घर में अलग अलग कलर का पेंट होता है, अलग अलग कलर से डेकोरेशन होती है। तो वो जो डिज़ाइन करते हैं, और आप किसी भी स्टोर में चले जाओगे, बड़े बड़े स्टोर्स में जाओगे, सारे स्टोर्स अलग अलग दिखते हैं, किसी में कोई कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, किसी में कोई कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, वहाँ कपड़े अलग तरीके से रखे जाते हैं, वहाँ पे कुछ और डिज़ाइन बने होते हैं, वॉल पे कुछ ऐसा है। तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर अंदर घर के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, किसी और के मतलब अंदर जो सजावट होती है, जैसे आपकी क्लास में आपको बोला जाता है ना कि वॉल पे आपने वो बनाने हैं अच्छे अच्छे वो अपने डेकोरेट करना है, जैसे आपकी दिवाली पार्टी हो गई या कुछ हो गया, आपको बोला जाता है ना कि सजाएंगे, तो हर क्लास अलग तरीके से सजी हुई दिखती है ना, तो वो आप एक तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं अपनी क्लासरूम को उस टाइम पे, कि आपका अंदर से वो घर आपकी फील, आपकी फैमिली की फील, आपकी क्लास की अलग फील उसमें आए। ठीक है, तो उसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग कहते हैं। जो अंदर घर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर से किस तरीके से सजावट की गई है, कैसे उसको रूप बदला गया, उसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग कहा जाता है। अब आया समझ? यस मैम। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है?